हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सिद्धार्थ बाजपेयी है और आप सबका फिर से स्वागत है एक बार रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में जाने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अनअकैडमी प्लस के 3 नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। कब से? 13 जुलाई से। तो जल्दी से जल्दी आप, अगर आपने इसमें एडमिशन नहीं लिया है, इसका कोर्स अवेल नहीं करा है, तो इसको जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने से पहले आपको क्या लेना है, आपको देना पड़ेगा रैंक 10 जो है रेफरल कोड को यूज़ करना है। इसको यूज़ करते ही आपको जो है 10% का अपने फीस में डिडक्शन मिल जाएगा, प्लस आपको आरती मैम के पर्सनल मेंटरशिप में आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। इस पूरा ये जो 13 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपका प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी जो है वो कंबाइंड रूप से कराएंगे। तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसमें ऐसा नहीं है कि मेंस की तैयारी होगी कि नहीं होगी, इंटरव्यू के बारे में गाइडेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, आपको ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें एक बार एडमिशन लेंगे तो आपका टिल सिलेक्शन तक आपकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अनअकैडमी प्लस की हो जाएगी और आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुणवान टीचरों से पढ़ने का मौका मिलता है। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी देरी मत करिए। और 13 जुलाई से जो 3 बैच स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके हिंदी मीडियम में भी हैं, इंग्लिश मीडियम के भी हैं और बाइलैंग्वेज भी हैं। तो आपको जिस भाषा में कंफर्टेबल हो आप वो वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी देर मत करिए और जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए। और ध्यान रखिएगा, आपको यूज़ करना है कौन सा कोड, RANK रैंक 1010। थैंक यू। चलिए, तो आज हम लोग का जो टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है वो क्या है कि कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, यानी कि जलवायु का जो भी वर्गीकरण है। क्योंकि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है कि हमको विश्व की जलवायु का वर्गीकरण देखना है। तो उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लास 11 की NCERT में टॉपिक है वो क्या है कि कोपेन का क्लासिफिकेशन। कोपेन जो एक जोग्राफर थे, इन्होंने किस तरीके से पूरे वर्ल्ड की जोग्राफी को जो है वो क्लासीफाई करा, कौन कौन से वर्गीकरण के बेस इन्होंने बताया, ये सारी चीज़ें हम लोग एक जो है एक समराइज वे में इसका जान लेते हैं। तो हमको पता है, ये पहली चीज़ जान लीजिए कि जो कोपेन थे, इन्होंने जो भी जलवायु होती है, जो भी क्लाइमेट है, तो उसका वर्गीकरण जो है वो जो है उसके जो बेस थे वो 3 आधार पे करा। इसका जो आधार था, अगर आधार की बात करें तो वो पहला आधार था टेम्परेचर, दूसरा आधार था रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन और तीसरा आधार था वेजिटेशन, वनस्पति। तो 3 आधार थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर आप नोट डाउन करिए कि भैया जो कोपेन जोग्राफर थे उन्होंने जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन करा था उसका जो बेस था, किस आधार पर उन्होंने क्लासीफाई करा। तो उसके जो आधार थे वो 3 हैं, एक तो टेम्परेचर, दूसरा रेनफॉल और तीसरा क्या है, वेजिटेशन है। ठीक है ना, तापमान, वर्षण और वनस्पति के आधार पर इन्होंने पूरे विश्व की जो जलवायु है उसको जो है विभाजित कर दिया था। अब देखिए, इन्होंने जो वर्गीकरण करा इसमें इन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करी है, कुछ अल्फाबेट्स यूज करे हैं। उस अल्फाबेट्स का मीनिंग हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा उनका टेबल पढ़ लेंगे तो हमें अच्छी तरीके से वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, अगर इनके अल्फाबेट्स की बात करें तो कोपेन का जो क्लासिफिकेशन था, बेसिकली इन्होंने पूरे विश्व को वो है 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा था। वो क्या क्या जलवायु क्षेत्र थे? वो थे हमारे कैपिटल ABCDE करके शुरू होते हैं। तो इस तरीके से ध्यान से देखना, ये है 0 डिग्री। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं क्या, इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर को 0 डिग्री को जो कोपेन थे उन्होंने कैपिटल A से डिनोट करा। ध्यान से देखते रहना, जैसे जैसे इक्वेटर से अगर ये बात करें, ये पोल है 90 डिग्री नॉर्थ, तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी तरीके से इन अल्फाबेट का जो है क्लासिफिकेशन होता जाएगा। जैसे कि बात करेंगे 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा कितना, हम लोग मान लेते हैं कि 23 डिग्री ये नॉर्थ आ जाएगा, यानी कि कर्क रेखा आ जाएगी। इसके और ऊपर चले जाते हैं, इसके और ऊपर चले जाएं, इसके और ऊपर चले जाएं। तो इस तरीके से अगर 0 से 90 डिग्री के पास जाएंगे तो 0 क्या हो गया, A हो गया, ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 5 पार्ट में क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। इसका जो बेस था वो था भाई जो टेम्परेचर है और जो रेनफॉल है, ये दोनों ही उसके बेस थे। तो देखो ध्यान से, A जो है, कभी याद रखना, इसको समझ लो तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो A है वो इक्वेटर से शुरू कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, पोल्स में। सेम एज इट इज नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो A के बाद क्या मिलेगा, B मिलेगा, फिर C मिलेगा, फिर D मिलेगा और फिर लास्ट में क्या मिलेगा, E मिलेगा। जैसा इधर है वैसा ही इधर है, जो उत्तरी गोलार्ध में वही दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये जो क्लासिफिकेशन का ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। अब देखो ध्यान से, तुम्हें पता चल रहा है
कि जो ए का टेम्परेचर है, ए जो है वो कैसे है, निम्न अक्षांश है, ये लो लैटिट्यूड है। बात करें बी की तो वो हाई लैटिट्यूड है, सी और हाई है, डी ई ऐसे करते जाएंगे तो ये मिलता जाएगा हमको, ये हाई लैटिट्यूड्स पे मिलते जाएंगे, यानी कि इधर बढ़ेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, हाई लैटिट्यूड मिलता जाएगा ऊपर जाने पे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। सेम एज इट इज नीचे की बात करना। अब देखो ध्यान से, और इन्होंने क्या बोला कि भैया इन्होंने जो बात करी जाएगी रेनफॉल की, इसको भी रेनफॉल को भी देखो, एक तो क्लासिफिकेशन हो गया ये ब्रॉड लेवल पे कि ए हो गया। अब ए जो है वो पूरा अर्थ पे 0 डिग्री कवर करता है, बी जो है वो पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कवर कर रहा है, सी ऐसे, डी ऐसे, ई। तो अब इस पूरे कवर में, अब इस पूरे एरिया के इनके छोटे सब डिवीजन बनाए गए। ये जो चीज है इसका जो सब डिवीजन है, ये तो हो गया ब्रॉड। इसका जो सब डिवीजन है वो कैसे बनाया गया है, उसके कुछ छोटे छोटे से फॉर्म लिए गए, जैसे कि एक स्मॉल एफ है, एक स्मॉल डब्ल्यू है, एक स्मॉल एस है और एक स्मॉल एम है, ठीक है। ध्यान से देखना इन सारी चीज़ों को, ठीक है। देखो स्मॉल एफ का मतलब होता है, ये क्या होगा, वेट ऑल सीजन्स। वेट ऑल सीजन्स का मतलब है कि इसमें चारों रेनफॉल होगी। रेनफॉल होगी कैसी, वर्ष भर, साल भर इसमें रेनफॉल होगी। तो जहां पर भी लिखा होगा, जैसे लिखा होगा ए एफ या बी एफ या सी एफ, तो समझ जाओगे कि एफ जहां पर भी स्मॉल एफ लिखा हुआ है उसका मतलब है कि वो जो है वो नमी युक्त रहता है ऑल सीजन, ऑल ईयर, हर सीजन में, चाहे विंटर हो, चाहे समर्स हो, ग्रीष्म हो, चाहे शीत ऋतु हो, उन सब में क्या होती रहती है, रेनफॉल होती रहती है, पूरे वर्ष रेनफॉल होती है, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब देखो क्या है, डब्ल्यू से ऐसे याद रखो, डब्ल्यू से हो गया विंटर, और विंटर कैसा हो गया, ड्राई, यानी कि कैसा हो गया, शुष्क। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि भैया जो रेनफॉल होगी, जो रेनफॉल होगी वो कब होगी, वो होगी समर्स में, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में। ध्यान देखो, जो डब्ल्यू है इसका मतलब हो गया विंटर, विंटर कैसा हो गया, ड्राई, तो बारिश कब होगी, बारिश होगी ग्रीष्म ऋतु में। एस का मतलब, जैसे डब्ल्यू का मतलब विंटर हो गया, तो एस का मतलब क्या हो गया, समर। समर कैसा होगा, ड्राई। तो इसमें जो रेनफॉल होगी वो कब होगी, उल्टा हो गया, विंटर में। अब जहां पर भी एस लिखा हुआ है इसका मतलब समर तो ड्राई है, मगर समर ड्राई है यानी कि शुष्क है, तो नमी कब होगी, आर्द्रता कब आएगी, वो आएगी विंटर्स में, सर्दियों में बारिश होगी। यहां पर गर्मियों में बारिश हो रही, जस्ट उल्टा है। बहुत अच्छा ट्रिक है, याद कर लो। डब्ल्यू फॉर विंटर, विंटर कैसे हो जाएंगे, जो यहां पे लिखा है वो मतलब है, उसका मतलब है ड्राई, इसका मतलब है ड्राई। तो ड्राई हो गया इस सीजन में, तो बचा क्या, जो है वो मॉइस्ट, तो मॉइस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। एम का मतलब देखो क्या हो गया, एम का मतलब हो गया मॉनसून। मॉनसून, जहां पर मॉनसून टाइप की रेनफॉल होती है, जहां पर रेनफॉल कैसी होती है, मॉनसून में रेनफॉल होती है, तो वो क्या होते हैं, उसको डिनोट करते हैं एम। तो अगर ए एम लिखा होगा तो इसका मतलब कि ए के उस एरिया में जहां पर एम लिखा हुआ है वहां पर मॉनसून में रेनफॉल होती होगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो ये सारा जो क्लासिफिकेशन है पूरा एफ डब्ल्यू एस एम, ये किसको लेके है, इसका बेस क्या है, इसका बेस है रेनफॉल। इसका बेस क्या था, इसका बेस था एबीसीडी, पूरा ये ब्रॉड लेवल था, इसी को सब डिवीजन कर दिया गया इस लेवल पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर ये तुम्हें टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है तो दो तीन चीजें और जान लो कि जैसे कहीं पर लिखा हुआ है डब्ल्यू, तो ये डिनोट किसको करता है, ये डिनोट करता है डेजर्ट को। डब्ल्यू का मतलब हो जाता है, अगर ये कैपिटल डब्ल्यू है, देखो ये स्मॉल डब्ल्यू है, इससे कंफ्यूज मत करना, ये कैपिटल डब्ल्यू है, ठीक है ना, कैपिटल डब्ल्यू है ये स्मॉल डब्ल्यू में मैंने ऐसे एरो करके ऊपर ऐसे इसको मोड़ दिया है, ठीक है। तो ये डब्ल्यू है तो इसका मतलब होता है डेजर्ट। कहीं पर कैपिटल एस लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाता है स्टेपी। स्टेपी का मतलब है ये ग्रासलैंड से, घास वाले एरिया की बात करते हैं। स्टेपी कहां पर होते हैं, सेंट्रल एशिया में, हमको पता है। तो कैपिटल एस का मतलब क्या हो जाएगा, स्टेपी। अगर स्मॉल एच लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा होगा स्मॉल के, तो स्मॉल एच जो है वो हो जाएगा कैसा, ये हो जाएगा हॉट, और इससे क्या हो जाएगा, कोल्ड। ये हो जाएगा कि ये निम्न अक्षांश है, और ये क्या है, ये उच्च अक्षांश है। तो इतनी जो टर्मिनोलॉजी है बेसिकली वो आपको एकदम दिमाग में रहनी चाहिए। उसके बाद हम लोग इसका क्लासिफिकेशन जो है वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो फिलहाल इस चीज को नोट कर लो, इस चीज को समझ लो, इस चीज को याद कर लो
याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर समझ जाओगे। मैंने तुम्हें जैसे समझाने की कोशिश करी है, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं कि तुम्हें याद करने की कोशिश को तुम्हें याद करना पड़े। तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, तो ये बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोगों ने जब वो सारी चीज़ें टर्मिनोलॉजी देख ली, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इन्होंने क्लासीफाई करा है क्लाइमेट को। तो सबसे पहले हम लोग जो कैटेगरी देखेंगे वो देखेंगे क्या, वो देखेंगे ए, कि ए को उन्होंने कितने पार्ट में, बेसिकली 3 पार्ट में क्लासीफाई करा। ए के जो डिवीज़न है उसको 3 पार्ट में इन्होंने लिखा। सबसे पहला जो डिवीज़न हो जाता है वो इन्होंने करा ए एफ, ये स्मॉल एफ है, ठीक है, ए डब्ल्यू और ए एम। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हर चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ, एक बार में समझाऊंगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि जैसे ए लिखा हुआ है तो ए का मतलब क्या हो गया, इक्वेटर वाला हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, 0 डिग्री के आसपास की बात हो रही है। एफ हो गया, अब एफ स्मॉल एफ जो था ये क्या होता है, ये वेट ऑल सीजन है। ये क्या होता है, वेट ऑल सीजन की बात हो रही है। एफ का मतलब क्या है, ये पूरा ग्रीष्म ऋतु में वर्षा करेगा, मतलब पूरी ग्रीष्म कह रहे हैं, हर ऋतु में, ग्रीष्म चाहे शीत, दोनों ऋतुओं में साल के 12 महीने यहाँ पर क्या होगी, वर्षा होगी। तो ध्यान से देखो, तो ये कौन सा ये हो गया, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट बता रहा है हमको। अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होती है, 0 डिग्री इक्वेटोरियल जो क्लाइमेट होती है उसमें क्या है कि 0 डिग्री के आसपास क्या होता है, हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, इवेपोरेशन रहेगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस तरीके से जो वर्षा होता है उसकी 4 कंडीशंस होती हैं। इवेपोरेशन होगा तो यही इवेपोरेशन का जब कंडेंसेशन होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी तो रेनफॉल होगा। अब यहाँ पर इक्वेटर के पास टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कब होता है, जब होता है हमारा क्या, दोपहर का टाइम होता है, आफ्टरनून में। तो दोपहर के बाद यहाँ पे हमेशा बारिश होगी, ठीक है, बारिश होगी। तो और यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा जो है हाई बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। यहाँ पे जो ट्रीज होंगे वो क्या होंगे, उनकी जो कैनोपी होगी वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होगी, डेंस ट्रीज मिलेंगे यहाँ पर आपको। ठीक है, तो ये कैसा क्लाइमेट हो जाता है, ये ट्रॉपिकल हो जाता है, इसको ए एफ से बताते हैं। तो आप सब समझ जाओगे ए का मतलब क्या हुआ, कि जहाँ पर 0 डिग्री के पास है, यानी कि एकदम ये जो विषुवतीय रेखा के पास है। और एफ का मतलब क्या हो गया कि पूरे सीजन जो है वो मॉइस्ट रहता है। ठीक है ना। अब देखो ए डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, डब्ल्यू का मतलब क्या है, डब्ल्यू का यहाँ पर मतलब क्या है कि जो विंटर है वो क्या रहता है, वो ड्राई रहता है। विंटर ड्राई रहता है तो इसका मतलब क्या है, समर में क्या होता है, रेन कब होती है, रेनफॉल जो होता है वो कब होता है, समर में होता है। और ए का मतलब क्या है, इक्वेटर के पास। तो ध्यान से देखो, ए डब्ल्यू जो आ जाता है यहीं पर ही खेल, यहां पर अब देखो क्या होगा, समर में रेनफॉल हो रहा है, विंटर एकदम ड्राई जा रहा है और 0 डिग्री के पास का एरिया है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं सवाना ग्रासलैंड। सवाना ग्रासलैंड यानी कि घास जो भूमि होती है, इसी को बोल देते हैं सवाना। कहां पर, ये अफ्रीका में बोला जाता है सवाना। और यही साउथ अमेरिका में, अगर तुम साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट पे आओगे 0 डिग्री के आसपास, तो वहां पर क्या है, लैनोस, पैम्पोज। तो ये जो घास भूमियां होती हैं ये सब कैसी हैं, इनका क्लाइमेट कैसा है, ए डब्ल्यू टाइप का। डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, विंटर ड्राई, समर में रेनफॉल। और ये बेसिकली ए डब्ल्यू, ए का मतलब इक्वेटर के पास, तो ये क्या बताते हैं, सवाना ग्रासलैंड बताते हैं। ठीक है, अब देखो ए एम का मतलब क्या हो गया, एम का मतलब क्या हो गया, मॉनसून क्लाइमेट है। ये मॉनसून का मतलब क्या हो गया, और 0 डिग्री के पास मॉनसून आएगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, इंडियन पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला का मतलब है भारतीय प्रायद्वीप। जो भारतीय प्रायद्वीप है, जो ये प्रायद्वीप का एरिया जो सदर्न इंडिया है, प्रायद्वीप यही पेनिनसुला है। तो यहाँ पर जो रेनफॉल होती है कैसे होती है, साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल होती है, जो ये रेनफॉल होगी यहाँ पर। ठीक है ना। तो और रेनफॉल कब होती है, ग्रीष्म ऋतु में होगी, मानसून के सीजन में होगी। तो बेसिकली इंडियन पेनिनसुला का जो क्लाइमेट है उसी को हम लोग क्या बता देते हैं, ए एम बता देते हैं, इंडियन पेनिनसुला का। हालांकि इंडिया में और फर्दर भी क्लासिफिकेशन हो जाता है, बट ओवरऑल जान लीजिए कि ये इंडियन पेनिनसुला के क्लाइमेट को, भारतीय प्रायद्वीप के क्लाइमेट को AMW बताते हैं। तो ये जो थे ए के सब डिवीजन को क्लासीफाई करा गया। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। बहुत आसान है, एक बार आपको अगर टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगी तो बाकी पूरा क्लाइमेट पढ़ने में आसान लगेगा। और इसके पहले भी अगर छोटे क्लास के NCERT में 9-10 में देखा होगा तो उसमें आपको क्लाइमेट अगर आपने पढ़ा होगा तो तब ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ध्यान से बी। अब बी क्लासिफिकेशन क्या है, 0 डिग्री से ऊपर चलेगा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ मकर रेखा की या कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, कैंसर या कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर में कुछ फर्क पड़ा होगा। हाई लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं तो बी को जो है वो क्लासीफाई करा है बेसिकली इन्होंने 4 टाइप में। देखो 4 टाइप कौन कौन से हैं, वो 4 टाइप ऐसे हैं, ध्यान से देखना, लिखने का तरीका देखो बताता हूं। बी बी 4 बार लिख लिया आपने। अब देखो क्या है, यहां पर भी एक ही रीजन में 2 स्पेशल टाइप की चीजें मिल रही हैं। एक तो मिलेगी घास
और एक मिलेंगे मरुस्थल। जैसे आपने देखा कर्क रेखा पर अपना थार मरुस्थल देखा आपने, तो इस तरीके से अब मरुस्थल एक ही बी पे, पूरी पृथ्वी पे बी में या मकर रेखा पे या कर्क रेखा में आपको क्या मिलेगी, एक तो घास भूमि मिल रही है और दूसरा मरुस्थल मिल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इनका पूरी बी को एक रीजन का भी क्लासिफिकेशन हो गया है, उसमें भी सब डिवीजन हो गया है। तो देखो यहां पर जो घास मिल रही है, अब सवाना कहां मिल गई, 0 डिग्री पे, तो यहां कौन सी घास मिलेगी, यहां मिलेगी स्टेपी ग्रासलैंड, ठीक है। सेंट्रल एशिया में पाई जाती है ये भी याद रखना। सवाना अफ्रीका में, ये सेंट्रल एशिया में, साउथ अमेरिका में पैम्पास, लानोस, ये सब सेंट्रल एशिया में पाई जाती है। तो देखो इसके बाद अब स्टेपी को हमको पता है कैपिटल एस से लिखते हैं, तो 2 बार ऐसे एस लिख लो। अब जो मरुस्थल है इसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल में डब्ल्यू 2 बार लिख लो। अब हम लोगों ने एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि भाई स्मॉल एच है ना, और क्या था, स्मॉल के, ठीक है, एक बार स्मॉल के इसमें और एक बार स्मॉल एच इसमें। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब देखो स्मॉल एच की बात कर रहे हैं तो ये हॉट है, हॉट का मतलब है निम्न लैटिट्यूड में। अब देखो बी जो है वो बेसिकली एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है कि 15 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है, बी की जो स्टार्टिंग है वो 15 डिग्री से हो जाती है और अप्रॉक्सीमेटली 50 डिग्री तक जाता है, ठीक है ना। तो 15 से 35 या 15 से 50 डिग्री या 60 डिग्री तक जो है वो बी का एरिया है, बी के क्लाइमेट के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आपको मिलेंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर बी क्लाइमेट है, एस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एस का मतलब हो गया स्टेपी हो गया, और ये स्टेपी कैसा है, वार्म है ना, यानी कि कैसा है, ये हॉट है, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर कैसा है, हॉट है, ठीक है। अब अगर बात करें इसकी, ये यहाँ पर ये मरुस्थल मिलेगा आपको, डेजर्ट मिलेगा, और ये डेजर्ट कहां पे मिलेगा, कोल्ड रीजन में, यानी कि उच्च अक्षांश पर मिलेगा। के का मतलब क्या हो जाता है, कोल्ड भी हो जाता है, के का मतलब कोल्ड भी हो जाता है, और इसको क्या बोल देते हैं, हाई लैटिट्यूड बोल देते हैं, उच्च लैटिट्यूड की बात कर लेते हैं। तो ये जो मरुस्थल है ये कहां मिलेंगे, हाई लैटिट्यूड पे मिलेंगे। यहां पर बात कर लें तो स्टेपी जो है, अब यहां पर स्टेपी जो घास है वो कहां पे मिलेगी, वो मिलेगी कहां पर, निम्न अक्षांश पे। और यहां पर जो मरुस्थल मिलेंगे ये कहां मिलेंगे, ये मिलेंगे निम्न स्थान पे, सॉरी ये उच्च अक्षांश पे मिलेगी, ठीक है, और ये निम्न अक्षांश पे मिलेंगे। अब देखो एक बात जान लो कि जो मरुस्थल हैं, डेजर्ट हैं, वो अगर लोअर लैटिट्यूड की बात करोगे तो लोअर लैटिट्यूड में मरुस्थल, जैसे थार मरुस्थल मिल जाता है हमको, तो थार मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ होगा, जाहिर सी बात है, अगर निम्न लैटिट्यूड में तुम हो, अगर लो लैटिट्यूड में कोई है तो वहां पर कौन सी विंड चलती हैं, ट्रेड विंड चलती हैं, चाहे वो नीचे की बात करो चाहे वो इस तरीके की बात करो। तो ट्रेड विंड जो होती है, तो ट्रेड विंड यहां से अपना वाटर वेपर लेके आती हैं, और वाटर वेपर लेते लेते टूवर्ड्स जैसे ही वो वेस्टर्न साइड पर आएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी ड्राई। तो हमेशा जो डेजर्ट मिलेंगे वो कहां पर मिलेंगे, ये वाले जो मरुस्थल हैं जो निम्न अक्षांश पर मिलते हैं, ये हमको मिलेंगे कहां पर, वेस्टर्न साइड में। और जो ये मरुस्थल हैं जो हाई लैटिट्यूड पे बनते हैं, अब ये हाई लैटिट्यूड पे कैसे मरुस्थल बन जाते हैं, ये ऐसे बन जाते हैं, पहली चीज तो ये क्या होता है, ये लैंडलॉक्ड होते हैं, ये कहीं किसी कोस्टल पे नहीं पाए जाते, ये क्या है कि लैंड के बीचों बीच पाए जाते हैं, या फिर इनका रीजन होगा कि यहां पर कहीं पर माउंटेन मिलता होगा, तो माउंटेन के पीछे कौन सा एरिया होता है, रेन शैडो रीजन हो जाता है। तो ये वाले जो मरुस्थल होते हैं उच्च अक्षांश वाले, इनका रीजन क्या हो जाता है, रेन शैडो रीजन। तो रेन शैडो रीजन होने की वजह से जो है ये हाई लैटिट्यूड पर हमको क्या मिल जाते हैं, हमको ये वाले मरुस्थल मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो बी था वहां पर 2 चीजें थी, घास और मरुस्थल, और घास और मरुस्थल दोनों जगह पर कहां पर, एक तो निम्न अक्षांश पर भी, उच्च अक्षांश पे भी, ठीक है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको याद रखना हमेशा। ठीक है, तो बी क्लासिफिकेशन जो था वो ये था। अब आगे देख लेते हैं जो सी क्लासिफिकेशन होता है, बेसिकली उसके भी 3 टाइप हैं। एक हो जाता है सी स्मॉल एफ ए, एक हो जाता है सी स्मॉल एस ए, और एक हो जाता है सी स्मॉल एफ स्मॉल बी। अब देखो यहां पर चीजें जान लो, ये जो ए बी सी डी ये सारी स्मॉल में है, ये सब क्या है, ये टेम्परेचर की जो उग्रता है ना, इसकी जो उग्रता है इसको दिखाते हैं। उग्रता का मतलब है कि ए का सबसे हाई टेम्परेचर रहेगा, ये याद रखना, और डी जो है वो सबसे लो टेम्परेचर है।
तो कहीं पर भी देखो फर्स्ट अल्फाबेट क्या होता है, वो दिखाता है कि मेन रीजन कौन सा है, सेकंड वाला दिखाता है कि भाई रेनफॉल क्या है, थर्ड वाला फिर से टेम्परेचर दिखाएगा, और टेम्परेचर में भी क्या दिखाएगा, उसकी उग्रता दिखाएगा। तो फर्स्ट वाला क्या दिखा रहा है, टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर की बात करें तो ये मेन जो रीजन है वो दिखा रहा है, ठीक है। सेकेंड वाला क्या दिखा रहा है, वर्षण वाली चीज, और थर्ड वाला क्या दिखा रहा है, टेम्परेचर, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। तो ये स्मॉल, ये टेम्परेचर की, बेसिकली टेम्परेचर की जो कितना सीवियर है वो चीज़ दिखाई जा रही है यहाँ पर, है ना, उग्रता इसकी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। तो अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो अब आगे का क्लासिफिकेशन तुम्हारी समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, अब जो है सी की बात कर रहे हैं, तो यानी कि बी से और ऊपर चले गए और हाई लैटिट्यूड पे चले गए, टेम्परेचर और डाउन होगा। तो अगर सी की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखना, एफ का मतलब क्या होता है, वेट ऑल सीजन, वेट ऑल सीजन, ठीक है। ए का मतलब होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, मैंने तुम्हें बता दिया था। तो ए का मतलब क्या है कि उच्च तापमान की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ग्रीष्म होगा, सॉरी यहाँ पर कैसा होगा, ये वेट ऑल सीजन क्या है, एक तो बारिश भी होती है और दूसरा क्या है कि वो गर्म भी होता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्या है, CFA है, और ये पाया जाएगा उच्च अक्षांश पे गर्मी, हाई टेम्परेचर मिलेगा। और कैसी क्लाइमेट मिलेगी वहाँ पर, पूरी तरीके का। अब कहीं पर भी देखो, फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई देश है, कोई कंट्री है, उसका मैप है रेक्टेंगुलर, किसी व्यक्ति ने आपको बताया कि इसका क्लाइमेट है CFA। ये बेसिकली पढ़ने का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति ने बताया कि इस एरिया का क्लाइमेट है CFA। जैसे ही आप ये टर्मिनोलॉजी देखेंगे, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप तुरंत ये देखिए कि पहली चीज तो हाई लैटिट्यूड की बात हो रही है, दूसरी चीज की बात हो रही है अब वेट ऑल सीजन, हमेशा रेनफॉल होगा, और तीसरी बात हो रही है कि टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये मतलब है इस चीज का। अब देखो CSA का क्या मतलब है, सी तो हो गया हाई लैटिट्यूड, एस का मतलब क्या हो गया कि जो समर है वो क्या होते हैं, ड्राई। तो रेन कब होती है, विंटर्स में, विंटर्स में होती है। अब ए का मतलब क्या है, ये भी क्या रहता है, हॉट रहता है। मेरी बात ध्यान से देखो, ये एक विशेष टाइप की जलवायु बताता है। समर ड्राई है, विंटर्स में रेनफॉल हो रही है, याद करो। और हम लोग हाई लैटिट्यूड पे जा चुके हैं, 0 डिग्री से कर्क रेखा के भी ऊपर जा चुके हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जलवायु आती है, उसी जलवायु को हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, है ना, मेडिटेरियन क्लाइमेट। मेडिटेरियन क्लाइमेट की खास बात क्या होती है कि भैया वहां पर रेन जो होती है वो कब होती है, विंटर में। इसका भी क्या रीजन है, इसका रीजन है कि ये किससे होती है, वेस्टर्लीज से, पछुआ पवन से, है ना। अब ये जब हम लोग क्लास 9th को डिस्कस करेंगे, जहां पर जलवायु पढ़ेंगे, तो वहां पर ये सारी चीजें जानेंगे कि जो ITCZ है उसका मूवमेंट होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो ITCZ है वो उत्तर की तरफ चला जाएगा, टूवर्ड नॉर्दर्न साइड चला जाएगा। तो ये जो टूवर्ड नॉर्दर्न साइड है वहां से क्या होगा, ये किसके में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे ट्रेड विंड्स में। अब ट्रेड विंड्स के एरिया में पढ़ेंगे तो ट्रेड विंड्स जाती कहां पर है, ऐसे आती हैं, यूं करके आती हैं, तो वेस्टर्न साइड पे आएंगी। और भूमध्य सागर के पास जितने भी देश हैं, चाहे वो कैलिफोर्निया हो, चिली हो, सदर्न ऑस्ट्रेलिया हो, तो वो सारे वेस्टर्न पोर्शन में पड़ेंगे। तो वेस्टर्न पोर्शन में वहां बारिश ही नहीं होती है, क्यों, क्योंकि वो ट्रेड विंड्स के एरिया में आ जाते हैं। अब ट्रेड विंड्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है, तो वेस्ट तक आते आते मॉइस्चर ही खत्म हो जाता है। तो जब गर्मियां आती हैं तो ये ITCZ नीचे आता है, तो वेस्टर्लीज भी खिसक के नीचे आता है, तो वेस्टर्लीज के एरिया में आ जाते हैं। अब वेस्टर्लीज कैसे चलते हैं, वेस्टर्लीज की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे वेस्ट से आते हैं, तो वो अब जो कंट्री वेस्ट में पड़ रहा है उसमें रेनफॉल करेंगे। समझ में आ रहा है। तो हर चीजें जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइमेट आती है CSA, मतलब कि जो मेडिटेरियन जलवायु है। यहाँ पर सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं इनका, जैसे कि आपकी नींबू हो गया, संतरा हो गया, जितने भी खट्टे फल हैं, तो उनकी यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है, मेडिटेरियन क्लाइमेट पे। अब देखो ध्यान से, CFB का क्या मतलब है, बेसिकली सी जो है वो ओशियन ही की क्लाइमेट बताएगा, समुद्र के आसपास की क्लाइमेट को डिफाइन करता है। अब CFB का मतलब क्या है, F का मतलब क्या होता है, वेट ऑल सीजन, B का मतलब क्या है, लो टेम्परेचर, सारे सीजन भर बारिश हो रही है बट टेम्परेचर लो है, तो जाहिर सी बात है ये दिखाएगा किसी जो सागर है, सागर ही ऐसा हो सकता है कि जहां पर लो टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा वाटर बॉडी है और सारे सीजन भर यहां पर क्या होगी, बारिश होगी। तो सागर का जो अब हाई लैटिट्यूड में चले जाएंगे तो वहां पर जो सागर है वो बेसिकली कहां पर, पश्चिम सागरी तट जो है वहां के जलवायु जो है उसको क्या बोलते हैं, CFB बोलते हैं। तो बेसिकली सी जो है वो पूरे ओशियंस को कवर करता है। तो ये जो था क्लासिफिकेशन था, ये किसका था, ये क्लासिफिकेशन था सी जो रीजन था उसका, ठीक है। अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं, अगला क्लासिफिकेशन आएगा D का।
डी को दो पार्ट में तोड़ा गया, एक है डी डब्ल्यू, एक है डी एफ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब तुम खुद सोचो इसके बारे में। मैं तुम्हें कुछ 15 सेकंड्स का टाइम देता हूं, इसको सोचो और बताओ कि भैया ये जो डी डब्ल्यू दिख रहा है तुमको और डी एफ दिख रहा है, तो अब हाई लैटिट्यूड की बात हो रही है और डब्ल्यू का मतलब होता है वेट ऑल सीजन। तो इससे क्या तुम पता लगा रहे हो, इसको देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? तो जल्दी से इसको देखो और बताओ। समझ गए? तो देखो ध्यान से, अब डी डब्ल्यू और डी एफ का क्या मतलब है। देखो डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, विंटर्स कैसे होते हैं, ड्राई। तो रेन कब होगी, समर्स में, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में। और डी है तो यानी कि हाई लैटिट्यूड पे पहुंच गए। अब बेसिकली डी जो है ये बताएगा कॉन्टिनेंट की चीज़ें, है ना, जैसे सी था वो ओशन की चीज़ें था, डी बताएगा कॉन्टिनेंट की। तो अब हाई चीज़ें पहुंच गए। विंटर्स कैसे होते हैं, यहाँ पर ड्राई होते हैं, रेन होती है कब, समर्स में। और ये डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, डी की बात कर रहे हैं हाई लैटिट्यूड पे। तो ये बेसिकली अब हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, पोलार रीजन में। पोलार रीजन में विंटर कैसे होते हैं, शुष्क। अब देखो रेनफॉल कब होगा, रेन कब होगी, वर्षण कब होगा, वर्षण में पानी की बूंदें कब निकलेंगी, जब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा। अब पोलार रीजन में टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर जो जलवाष्प है वो हिम में परिवर्तित हो जाता है। तो बेसिकली या तो वहाँ पे फॉग रहेगा, है ना, या फिर ऐसा मिस्ट ऐसा छाया रहेगा, कुहासा रहेगा, कोहरा रहेगा, यही रहेगा। बट रेनफॉल कब होगा, जब हल्की सी क्या आएगी, समर्स आएगी, जब वो बर्फ पिघलेगी, वही जलवाष्प जो है संघनित होके रेनफॉल करेगा। तो ये बेसिकली कौन सा रीजन आ जाता है, पोलार रीजन आ जाता है। अब डी एफ की बात करें तो एफ का मतलब क्या हो जाता है, वेट ऑल सीजन्स। वेट ऑल सीजन्स की बात करते हैं और डी ऊपर की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पे चला जाता है, ये चला जाता है इसी को क्या बोल देते हैं, आर्द्र। और चूंकि कौन सी है, आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु हो जाती है ये, है ना। वेट ऑल सीजन, हमेशा यहाँ पर बारिश रहेगी, तो हमेशा बारिश रहेगी तो आर्द्रता रहेगी। और ये हम चूंकि डी की बात कर रहे हैं तो वो कैसा, तो आर्द्र महाद्वीप जहाँ जहाँ पर मिलेंगे तो वहाँ पर कैसा क्लाइमेट हो जाता है, वहाँ पर हो जाता है डी एफ क्लाइमेट हो जाता है। ठीक है, एक बार क्लास 9 की एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। ठीक है, ई का क्लासिफिकेशन भी दो टाइप में है। अब देखो यहाँ पर कुछ नई टर्मिनोलॉजी है, जैसे ई टी और ई एफ। ठीक है, अब ई का मतलब है एकदम हाई लैटिट्यूड पर है, टी से मतलब हो जाता है यहाँ पर मतलब हो जाता है टुंड्रा क्लाइमेट, एफ का मतलब हो जाता है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का मतलब होता है तुषार, यानी कि हर चीज़ कैसी जाती है, जम जाती है, फ्रॉस्टिंग फ्रीजिंग फॉर्म में होती है। अब टुंड्रा क्लाइमेट कहाँ पर, टुंड्रा क्लाइमेट एकदम जब आप जाएंगे टैगा से भी ऊपर, टैगा कहाँ पर, साइबेरिया, अलास्का, ये सारा रीजन किसका हो जाता है, टैगा। टुंड्रा की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर हर चीज़ कैसी है, वहाँ पर हर चीज़ एकदम बर्फ़ जमी हुई है। और इसी में क्या मिलेगा आपको, जहाँ पर एकदम ग्लेशियर्स मिलते हैं तो वहाँ पर उसी जलवायु क्या बोल देते हैं, फ्रॉस्ट या ई एफ बोल देते हैं। तो दोनों ही क्लासिफिकेशन जो हैं ये कैसे हैं, ये काफ़ी जो हैं यहाँ पर इसको ऐसे बोल दीजिए कि यहाँ पर कैसा भीषण जो है विंटर्स या जाड़ा जो है ये चीज़ है क्लाइमेट। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो वो क्लाइमेट हो जाता है ई। अब इसके बाद ना एक क्लाइमेट पड़ता है एफ, हम लोग देखते हैं उसका। एफ जो क्लाइमेट है वो लैटिट्यूड के हिसाब से नहीं है, ये बेसिकली किस हिसाब से है, ये एल्टीट्यूड के हिसाब से है। एल्टीट्यूड का मतलब है ये बताती है हाईलैंड्स को। हाईलैंड्स का मतलब है जैसे ये पर्वत है तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना रहेगा, यहाँ पर कितना रहेगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है तो हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन किसका होता है, एफ क्लासिफिकेशन का। ठीक है, अब देखो ये जितनी क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा तो बेसिकली ये बताया था किसने, कोपेन क्लासिफिकेशन ने, कोपेन जोग्राफर ने। तो इसी क्लासिफिकेशन को जो है अभी जब 9th की आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें से उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या पर्णपाती वन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी चीज़ का हिस्सा हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है, ज़्यादा रेनफॉल होगी तो घने जंगल मिलेंगे, पर्णपाती वन कहाँ मिलेंगे, सदाबहार वन कहाँ मिलेंगे, ये सारी चीज़ें जो है इसी की समराइज वर्जन पे निकलती हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, कोई दिक्कत हो तो पूछें। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ओशियनोलॉजी से रिलेटेड, महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा और जो लवणता होती है, सैलिनिटी होती है ओशियंस की, वो कैसे निकाली जाती है, क्या होती है। ठीक है,
तो इसको पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, स्टे सेफ, जय हिंद।